नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर बनाया है, जिसमें हमने 3 मार्कर 6 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले हम आपको एक प्रमुख जानकारी दे दें कि कल रविवार 21 फरवरी को हम महासेल का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें आप हमारे कोई भी उत्पाद, चाहे मुख्य परीक्षा 2019 के नोट्स हो, प्री की टेस्ट सीरीज हो या प्रारंभिक परीक्षा में अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर जो हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ हो, यूनिट 10 की पीडीएफ हो, साथ ही साथ हमारी साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त होंगे। तो कल यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको निबंध आदि की पीडीएफ भी निःशुल्क दी जाएंगी। तो कल आप हमारे कोई भी उत्पाद लें तो उसमें आपको 10% सेल के साथ आपको वह पीडीएफ सेंड की जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य पीडीएफ भी सेंड की जाएंगी निःशुल्क रूप में। एवं कल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर महापोल का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे जो कि कंपटीशन एग्जामों में आने की प्रबल संभावना है। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी जुड़ें। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उदारीकरण संपूर्ण वर्णन। उदारीकरण से तात्पर्य देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1991 से प्रारंभ की गई है। उद्देश्य भारत का तेज आर्थिक विकास करना तथा अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रदान करना। उदारीकरण का उद्देश्य है भारत का तेज आर्थिक विकास करना तथा अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रदान करना। सामान्य अर्थ, राज्य अर्थव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप न करें। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से उत्पादन करने वाली इकाइयों की मुक्ति उदारीकरण का अर्थ है। भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली तो है नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा। उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, भारतीय कर संरचना में सुधार, श्रम कानून विधि व्यवस्था में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि बीमा, संगठित बीमा, ठेका कृषि आदि। भारत सरकार द्वारा उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं। पहली तो नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा। दूसरा, उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति। तीसरा है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। चौथा है भारतीय कर संरचना में सुधार। पांचवा, श्रम कानून विधि व्यवस्था में सुधार। छठवां है कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि बीमा, संगठित बीमा, ठेका कृषि आदि। उदारीकरण प्रभाव। आर्थिक विकास, देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, निजी निवेश बढ़ा है, विदेशी तकनीक का आगमन सुलभ हुआ है। उदारीकरण का प्रभाव यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, निजी निवेश भी बढ़ा है, विदेशी तकनीक का आगमन सुलभ हुआ है। विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो 1991 से 91 में 2011 से 12 की दृष्टि से जो हम चार्ट देख रहे हैं, जो हमारा पिलर था वह कितना था और उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसको हम देखते हैं। तो यह भी उदारीकरण के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई बीज नीति आई है, वायदा बाजार की शुरुआत हुई है, कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ है। कृषि क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखा जाए जीडीपी में 1990 में 91 में जहाँ पर जीडीपी 4% थी, वहीं उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। 8 से 10% की निरंतर वृद्धि हुई है और 2010 से 11 में 8 से 10% की वृद्धि हुई है जीडीपी में। सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जीडीपी में 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। औद्योगिक मंदी में भी कमी आई है। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि हुई है, जो कि इसके नकारात्मक पक्ष हैं। महंगाई, स्थिरीकरण की समस्या, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, भूमंडलीकरण के प्रभाव, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी हुई है, असंतुलित निवेश की कमी हुई है। इसके दृष्टिकोण से हम एक बार पुनः अधिक उदारीकरण के प्रभाव। आर्थिक विकास में देश में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, निजी निवेश बढ़ा है, विदेशी तकनीक का आवागमन सुलभ हुआ है, विदेशी व्यापार में भी निरंतर वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र नई बीज नीति वायदा बाजार की शुरुआत हुई है, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है, जीडीपी में वृद्धि हुई 90-91 की अपेक्षा 2010-11 में 8 से 10% जीडीपी की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जीडीपी में 50% से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है। औद्योगिक मंदी में कमी हुई है। अन्य की दृष्टि नकारात्मक पक्ष, प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि, महंगा स्थिरीकरण की समस्या, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, भूमंडलीकरण के प्रभाव, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी, असंतुलित निवेश की कमी। इस प्रकार हम कह सकते हैं उदारीकरण एक सुधारात्मक कार्यक्रम था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट के दौर से बाहर निकालकर एक आर्थिक महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। निजीकरण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। निजीकरण संपूर्ण प्रश्न 6 मार्कर में पूछा जा सकता है।
वह सामान्य प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक अथवा स्वामी बन जाता है यह या उसका प्रबंध करता है निजीकरण कहलाता है। वह सामान्य प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक अथवा स्वामी बन जाता है उसका प्रबंध करता है निजीकरण कहलाता है। उसके पहले हम आपको पुनः जानकारी दे दें कि कल 21 फरवरी को हमारे द्वारा महासेल का आयोजन होने वाला है, जिसमें आप हमारे मुख्य परीक्षा के कंप्लीट नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 10 की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। साथ ही साथ हम आपको निबंध आदि कुछ पीडीएफ निःशुल्क भी देंगे। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ें और आप हमारी महापोल का आयोजन जो कि 12 बजे किया जाना है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें बिजनेस एजुकेशन पॉइंट, और उस पर आप हमारी महाक्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे। और आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की वीडियो पर। उद्योगों के निजीकरण का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वार को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से है। निजीकरण से तात्पर्य प्रकार एक तो होता है पूर्ण निजीकरण, दूसरा होता है विनिवेश। पूर्ण निजीकरण से तात्पर्य है जब किसी सार्वजनिक उद्योग को पूर्णतः निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है तो वह पूर्ण निजीकरण कहलाता है। विनिवेश से तात्पर्य है जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को बेचता है तो विनिवेश कहलाता है। जब किसी सार्वजनिक उद्योग को पूर्णतः निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है तो वह पूर्ण निजीकरण कहलाता है। एवं जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को कंपनी की कुछ हिस्सेदारी बेचता है तो विनिवेश कहलाता है। निजीकरण की आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अनुकूल निष्पादन निजीकरण की आवश्यकता है। आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक की शर्तों में निजीकरण अपनाने की बाध्यता है। 1990 के अंत में यह महसूस किया गया था कि पीएसयू सामाजिक लाभ के स्थान पर सामाजिक बोझ अधिक थे। निजीकरण पीएसयू में रिसाव, चोरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उद्देश्य राष्ट्र का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का सर्वप्रथम तो तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, दूसरा औद्योगिक प्रबंध को शक्तिशाली बनाना, तीसरा औद्योगिक विकास दर को बढ़ाना, चौथा राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना, पांचवा राजकोषीय घाटे को कम करना, छठवां विदेशी पूंजी का कुशल प्रयोग करना, सातवां उच्च तकनीक का प्रयोग संभव बनाकर गुणवत्ता में सुधार लाना। पहला तो राष्ट्र का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, दूसरा औद्योगिक प्रबंध को शक्तिशाली बनाना, तीसरा औद्योगिक विकास दर को बढ़ाना, चौथा राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना, पांचवा राजकोषीय घाटे को कम करना, छठवां विदेशी पूंजी को कुशल प्रयोग, सातवां है उच्च तकनीक का प्रयोग संभव बनाकर गुणवत्ता में सुधार लाना। लाभ है इसकी कार्यकुशलता में वृद्धि, उद्यमियों को घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का वातावरण प्रदान करना। इसके लाभ है निजीकरण के, यह उत्पादन के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को प्रोत्साहित करता है, जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी लाता है। चुनौतियां एवं मुद्दे के दृष्टिकोण से देखें तो स्वहित के लिए कार्य, सार्वजनिक हित की उपेक्षा, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित, गांवों की उपेक्षा, श्रमिकों का शोषण करना, कॉरपोरेट कल्चर को बढ़ावा देना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नकारात्मक पक्ष भी देखे जाए निजीकरण के तो स्वहित के लिए कार्य, सार्वजनिक हित की उपेक्षा, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित, गांवों की उपेक्षा, श्रमिकों का शोषण होता है, कॉरपोरेट कल्चर को बढ़ावा देना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निजीकरण आज देश की अर्थनीति का अभिन्न अंग बन चुका है, वह पीएसयूएस की स्थिति में भी सुधार ला आया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हमने निजीकरण, संपूर्ण प्रश्न एवं उदारीकरण के बारे में जाना। इसके उद्देश्य, इसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ इसके लाभ, चुनौतियों आदि सभी सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की। आगे भी यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, साथ ही साथ हमारी एक बुक मोटिवेशनल बुक सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, एवं यूनिट 10 की विशेष पीडीएफ जो कि प्री एवं मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। यदि आप हमारे डेमो नोट्स भी देखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके डेमो नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा नंबर दिया गया है 7067923410। साथ ही साथ आप हमारी कल महासेल का आयोजन होना है, उसमें भी आप भागीदारी लेकर आप हमारे द्वारा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारी महापोल से जुड़कर आप अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।